देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860, इसका अध्याय 19। एक ही धारा है इसमें, समाप्त तो सही है लगभग। ये जो अध्याय है सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के लिए, सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में है। ठीक है, यह जो अध्याय है वो संविदा के अधीन किसी व्यक्ति के जो है सेवा नियम, सेवा जो नियम होते हैं नियोजित कर्मचारियों के द्वारा संविदा भंग, सेवा में जो कर्मचारी होते हैं, सेवा में नियोजित कर्मचारियों द्वारा, नियोजित कर्मचारी, ठीक है, ये उनसे संबंधित है। नियोजित कर्मचारियों के द्वारा संविदा भंग किए जाने पर दंडित है। कर्मचारी के द्वारा संविदा भंग, ठीक है, उस पर संबंधित है। ये चैप्टर का से संबंधित है, सेवा में नियोजित कर्मचारियों के द्वारा संविदा भंग। ठीक, सेवा में जो नियोजित हैं, इसमें मूल रूप से जो है 3 धाराएं थी, उन धारा 490 और 492 जो है। कुल कितनी धाराएं थी इसमें? थी 3 धाराएं थी, जिसमें से कि 2 धाराएं 490 और आपकी 492, 490 और आपकी 492, ये 2 धाराएं जो है आपकी कर्मकार संविदा अधिनियम द्वारा निरसित कर दी गई। कर्मकार संविदा भंग, संविदा भंग अधिनियम, निवारण अधिनियम है, अधिनियम 1925 द्वारा समाप्त कर दी गई। 1925 द्वारा क्या कर दी गई है? समाप्त। अब कुल मिला के 1 धारा बची है इस एक्ट में। कितनी धारा बची? एक ही धारा है। कौन सी धारा है? एक आपकी 491, सेक्शन 491, केवल 1 धारा बची है इसमें। ठीक है, धारा 491 काय से संबंधित है? असहाय व्यक्ति की परिचर्या, असहाय व्यक्ति की परिचर्या मतलब उसकी देखभाल। अगर कोई ऐसा कर्मचारी है, अधिकारी आपके, जो आप नियोजित किया है किसी को संविदा के अधीन, किसी कर्मचारी को, वो असहाय है, उसकी सेवा से संबंधित है, उसकी परिचर्या करने से संबंधित है, या कह लीजिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने से संबंधित। परिचर्या या उस कह लीजिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने से संबंधित है, धारा 491। अब इसमें असहाय व्यक्ति किसको माना गया है? असहाय व्यक्ति कौन है इस धारा के अधीन? इस धारा के अधीन असहाय व्यक्ति जो है आपका 2-3 लोगों को माना गया है। एक तो जो किशोर अवस्था की वजह से, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था का मतलब है भाई उसकी एज कम है बेचारा, तो किशोर अवस्था की वजह वाला व्यक्ति है कोई, या चित्त विकृत है। कैसा व्यक्ति है? चित्त विकृत है। अब आप कभी पागल व्यक्ति को नियोजित, पागल व्यक्ति पहले नहीं था जब नियोजित हुआ था, अब हो गया, नियोजित किया था उस समय नहीं था, अब हो गया, तो पागल हो गया है। या शारीरिक दुर्बलता है उसमें, शारीरिक रूप से अक्षम है, रूप से क्या हो गया है? अक्षम हो गया है। ये धारा इसलिए जोड़ी गई, कई बार आपने देखा हो ना, जो हमने किसी को नियोजित किया संविदा के अधीन, हमारा कोई कर्मचारी था, है ना, या छोटी उम्र का है, या मान लो पागल हो गया बाद में, या मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया, बेचारा असहाय हो गया, और असहाय हो गया, असहाय होने से क्या हो गया, वो अपने जो निजी आवश्यकताएं वगैरह थी उनकी पूर्ति करने में असमर्थ हो गया, अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के से भी क्या हो गया? अयोग्य हो गया। क्या हो गया? वो निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने से अयोग्य। पूर्ति करने से अयोग्य हो गया है, मतलब अब वो इतना सक्षम नहीं रहा है कि भाई वो अपने रोज की जो
आवश्यकताएं उनकी भी पूर्ति कर पाए बेचारा। ऐसे में जो व्यक्ति संविदा की के अधीन जिस व्यक्ति ने उसे रखा है, उसकी जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है कि उसका पोषण करे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ये उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो ये मालिकों के हिसाब से है कि अगर ऐसे में अगर कोई मालिक जो है, जो जिसने जो है संविदा की है उससे, और वो अपनी संविदाओं के अधीन जो है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, वो संविदा का उल्लंघन करता है ऐसा व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को जो है, जो संविदा का उल्लंघन करता है, क्या करता है? संविदा उल्लंघन। मतलब संविदा उल्लंघन कौन करेगा? मालिक ही करेगा। कर्मचारी था बेचारा, अपंग हो गया, उसके फैक्ट्री में काम करता था, अब बेचारा क्या अपनी जीवन की जो आवश्यकता की पूर्ति है वो भी नहीं कर पा रहा है, तो मालिक उसकी पूर्ति नहीं करता, तो यह मालिक को दंडित बनाया गया है। कितने दंड से दंडित होगा? 3 माह तक के सादा कारावास, 3 माह तक के सादा कारावास, या जो है जुर्माना होगा। जुर्माना कितना होगा उस पे? 200 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों? 200 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ये जो अपराध है, कैसे अपराध है? ये लोप है, संविदा का लोप करना। ये कैसे अपराध है? लोप है बस। काय का लोप है? संविदा का लोप है। जो आपने संविदा की उसका पालन नहीं कर रहे तो उसके लोप से गठित होता है। ये अपराध कैसे बनता है? ये जो अपराध है कैसे बन रहा है? जो संविदा आपने की है उसका पालन नहीं कर रहे हो आप। आपका कर्मचारी था, आपकी जिम्मेदारी कि भाई जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, उसकी व्यवस्था की जाए। या जो भी संविदा के अधीन होता है ना नियम के, भैया आपके संग अगर दुर्घटना हुई, नियम सेवा नियमों में रहता है ये सब, उसका पालन नहीं कर रहे हो आप, तो फिर इसमें 3 माह तक के सादा कारावास या 200 रुपए तक की जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये जो लोग संविदा पे रखते हैं अपने यहाँ कर्मचारियों को, वो लोग क्या करते हैं? उनका फंड कटाते हैं। कई सही तरीका ये होता है कि उनका भी फंड कटता है। उनका फंड कटता है इसीलिए कटता है कि भविष्य में कभी जरूरत पड़ गई, दिक्कत आ गई, तो उनके फंड हालांकि तनख्वाही से कटता है, लेकिन उनका फंड कटता है। कई लोग कटाते, कई लोग नहीं कटाते। जो लोग समझदार होते हैं वो लोग कटाते हैं। तो इनका फंड कटाया जाता है ताकि भविष्य में अगर दिक्कत आ गई या कोई ऐसी समस्या आ गई, तो जो फंड होता है उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। अब अगर नहीं कटा रहे हो तो फिर अपनी जेब से दो, फिर अपनी आपको जेब से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नहीं जो है केवल एक ही है इसमें, धारा 19 में सेक्शन। अब आता है अध्याय 20। ये आपके विवाह विषयक अपराध है। अध्याय 20 ये विवाह से संबंधित अपराध है। ठीक है, कैसे अपराध है? विवाह से संबंधित। ये जो है आपके 494 से 498 तक जाता है। 494 से 498 तक ये जो है आपका चैप्टर जाता है। सॉरी, 494 से नहीं, 493 से 494 से सेक्शन 493 से लेकर 498 तक जाता है। पूरा चैप्टर है। इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। इस विवाह संबंधी जो अपराध है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो विवाह के पक्षकार द्वारा अपराध। पहला, विवाह के पक्षकारों द्वारा, विवाह के पक्षकार द्वारा। अब विवाह के पक्षकार कौन होते हैं? आपने नहीं पढ़ा था कि किसी एक्ट में पढ़ा हुआ आपने विवाह के पक्षकार, कि दोनों में से कोई भी एक विवाह के बंधन में जो बंधता है वो विवाह का पक्षकार कहलाता है। यानी वर वधू कौन होते हैं? विवाह के पक्षकार होते हैं। तो उनके द्वारा अपराध है ये जो है आपके 494, 95 और 96 में। ठीक है, उनको दंडनीय बनाया गया है। 494, 95 और 96 में उनको क्या बनाया गया है? दंडनीय बनाया गया है। दूसरे हैं पर व्यक्ति द्वारा अपराध। पर व्यक्ति द्वारा अपराध, ये थर्ड पर्सन द्वारा अपराध बताए गए। ये जो है थर्ड पर्सन द्वारा अपराध बताए गए। ये विवाह संबंधी अपराध है, लेकिन ये तीसरा पक्षकार करता है। इसमें जो है 493, 97 और 98 है। फिर एक धारा इसमें एक तरीके से शून्य हुई है। ठीक है,
तो वो ये वाले अपराध बताएंगे। अब देखिए 493 देखें पहले। 493 कहती है विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। हाँ ये 494 से है ये वाला, ठीक है, 494 95 से, 494 और 95। एक मिनट, 494 95 और 96 में इसके लिए शायद होगा दंड। 494 95 ही है, ठीक। पहले जी 400 जो है आपका 93 देखते हैं, सेक्शन 4 क्रम से ही देखते हैं इनको। 493 493 कहता है विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कार्य सहवास। ये प्रवंचना द्वारा सहवास है कुल मिला के, प्रवंचना द्वारा सहवास। ठीक है, प्रवंचना द्वारा किसी अन्य पुरुष द्वारा जो पति नहीं है उसका, लेकिन वो विश्वास करा रहा है कि वो उसका पति है, ठीक है, ये उस व्यक्ति द्वारा अपराध है। ये कह रहा है हर पुरुष जो किसी स्त्री को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित ना हो प्रवंचना से यह विश्वास कार्य करेगा कि वह विधि पूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री के साथ उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये क्या कह रहा है, पहले तो उसका दंड लिख लीजिए। ये कह रहा है 10 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना। ऐसे पुरुष को जो प्रवंचना करता है, जो सामने वाली स्त्री को ये लिखा है विधिपूर्ण विवाहित ना होती, एक शब्द आया है विधिपूर्ण, विधिपूर्ण विवाहित ना होती, ना होते हुए, ठीक है, ये याद रखना है कि वो विधिपूर्ण विवाहित नहीं। देखिए विधिपूर्ण विवाह अलग होता है। विवाह, आप विवाह का मतलब यही नहीं होता है कि मांग भर दी और बस फेरे काट लिए हो गया विवाह, ये विवाह नहीं होता। विधिपूर्ण विवाह होना चाहिए, जो विवाह की रीति रिवाज होते हैं उनके हिसाब से होना चाहिए, या फिर आप कोर्ट में मैरिज करें तो कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो कुल मिला के जो रीति रिवाज होते हैं किसी भी धर्म के हो, तो उन रीति रिवाजों के हिसाब से विवाह होना चाहिए। जो गवाह लगते हैं, जो उनमें जो भी चीजें लगती हैं वो सब होना चाहिए, तब विवाह विधिपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि मंदिर में गए वो मांग भर दी और बोल दी अब तुम हमारी पत्नी, हम पति पत्नी हो गए। पिक्चरों जैसे नहीं होता असली जिंदगी में, ठीक है। तो वो विधिपूर्ण विवाह नहीं होता। विधिपूर्ण विवाह के लिए विधिपूर्ण जो नियम कायदे होते हैं किसी भी धर्म के हिसाब से वो पूरे करने जरूरी है। अब एक व्यक्ति ने इसी तरीके से फर्जी विवाह कर लिया किसी के संग और उसको विश्वास दिलाता है, जबकि वो जानता है कि मेरा कोई विवाह विवाह हुआ नहीं, मतलब कहते हैं एक्टिंग कर ली, एक्टिंग कर ली। और वो विवाह ये उस स्त्री को यह यकीन दिला देता है कि भैया वो उसकी पत्नी है और उसके साथ संबंध बना लेता है। तो ऐसा अपराध जो है 493 के अधीन क्या होता है, दंडनीय होता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई बलात्कार क्यों नहीं लगेगा? बलात्कार इसीलिए नहीं लगेगा कि वो सहमति है इसमें, वो स्त्री की सहमति है, वो जो सोच रही है कि पति है। जब सहमति है तो बलात्कार नहीं लगेगा, ठीक है ना। बलात्कार का अपराध इसीलिए नहीं बन रहा है कि सहमति है। क्या है इसमें, सहमति है। और सहमति क्यों है, भले ही वो सहमति भ्रम के अधीन है, लेकिन वो तो पति समझ के दे रही है ना सहमति। अगर उसको पता होता कि ये पति नहीं है, ये फ्रॉड आदमी है, तो वो क्या सहमति देती, नहीं देती। इस वजह से जो है बलात्कार वाला अपराध की परिभाषा में नहीं आ रहा है। हाँ लेकिन उससे सजा भी काफी है, इसमें 10 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, क्योंकि विवाह के विरुद्ध अपराध है, ठीक। अब 494 कहता है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये काफी पूछा जाता है। द्विविवाह 494 को सीधा लिख लीजिए, द्विविवाह ये दोनों पे लागू होता है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। अगर पति जिंदा है और उसके जीवित रहते हुए आपने विवाह किया है तो भी ये धारा लागू होगी, और अगर पति पत्नी जिंदा है और उसके जिंदा रहते आपने दूसरी शादी की तो भी लागू होगी। तो अब बात आता है कि ये क्या मुस्लिमों पे लागू होती है? तो मुस्लिम महिलाओं पे लागू होती है, मुस्लिम महिलाओं पे लागू होती है, पुरुषों पे लागू नहीं होती, ठीक है, ये भी याद रखना, पुरुषों पर लागू नहीं होती। कौन से पुरुषों पर? मुस्लिम पुरुषों पर।
हिंदू पुरुष और महिला दोनों पे लागू होती है। हिंदुओं पे तो लागू होती है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं पे भी लागू होती है, मुस्लिम पुरुषों पे लागू नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से जो है मुस्लिम महिला तो एक साथ दो शादी नहीं कर सकती ना, तो मुस्लिम महिलाओं पे लागू होती है ये धारा। लेकिन मुस्लिम पुरुष पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो एक साथ कितनी शादी कर सकते हैं, 4 शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो धर्म के हिसाब से अपनी जो क्या कहते हैं, क्या चलता है, लोकल जो एक्ट चलते हैं ना, उसके हिसाब से रहता है। तो याद रखें कि ये हिंदुओं पे तो सभी पे लागू होती है, मुस्लिम महिलाओं पे लागू होती है। भाई पहली पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पति दूसरी शादी कर सकता है। देखिए द्विविवाह का अपराध, विवाह के विरुद्ध अपराध, अपराध तो है, वो पत्नी को प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। इसमें जो है ये जो मामले हैं, ये जो मामले कैसे शुरू होते हैं, अभी आप देखोगे तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। ये मामले शुरू होते हैं परिवाद पे। ये कैसे शुरू होंगे, परिवाद होता है इनमें, तो कोई एफआईआर थोड़ी ना कटेगी, इनमें तो परिवाद होगा। ये कैसे मामले परिवाद वाले, अब पत्नी ना करे शिकायत, डाइवोर्स तो लेना ही होगा, तलाक लेना होगा, ये बात सही है। और दूसरी बात ये देखिए, पत्नी को, मैं बता रहा हूं ना आपको, इस बात को समझिए आप, तो बस अभी आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये मामले किए कैसे जाते हैं। तो ये परिवाद पे होते हैं। पत्नी परिवाद करेगी कि भाई मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, तो भाई बिल्कुल द्विविवाह का अपराध है, जेल में जाएगा। तो परिवाद की बात है ना। अगर पत्नी शिकायत ही नहीं करती, आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा, कई लोग रील बना रहे हैं, दो दो तीन तीन पत्नी रखें, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, दो तीन पत्नी लेके आ जाएंगे और बड़े खुश होके बड़े बढ़िया उससे। तो आप देख रहे होगे, तो ऐसे मामलों में परिवाद चलता है। जब पत्नी परिवाद ही नहीं करेगी तो न्यायालय को क्या लेना देना, आपके घरेलू मैटर है ना ये तो। ये कैसे मैटर है, शादी वाले घरेलू, आपकी घर की समस्या है। जब आपको ही समस्या नहीं है तो क्या करना किसी को, हालांकि अपराध है वो, आप ये नहीं कह सकते वो अपराध। अब बात आती है लीगल राइट्स की, उसमें दिक्कत आ जाती है कि जो अगर आपने बगैर डाइवोर्स की दूसरी शादी करी है, तो जो दूसरी बीवी होती है उसको कोई लीगल राइट्स नहीं रहते, प्रॉपर्टी में लीगल राइट्स नहीं रहते, वो दूसरी पत्नी ही के मतलब उसकी पत्नी नहीं मानी जाती। फिर वो कल के दिन भरण पोषण का मेंटेन लगा मांगने लगे तो नहीं मिलेगा उसे। अगर उसकी पहली पत्नी जीवित है और उसने शादी कर ली, कई बार ऐसा होता है एक्चुअल में कि किसी ने अगर दूसरी शादी कर ली, बगैर पत्नी को तलाक दी, और उसमें पत्नी की इच्छा भी है, कई जगह होता है, मैंने खुद ने देखा है, दो दो पत्नी रखे रहते हैं, पहली पत्नी ने कह दी कि भैया कर लो, उनने कर ली। अब चूंकि पुलिस में क्यों नहीं गए, पुलिस ने केस क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पहली पत्नी ने शिकायत ही नहीं करी। अब असलियत में क्या होता है, पुलिस वाले पूछने भी आएंगे कल के दिन तो वो कह देंगे साहब हम तो वैसे ही रखें, बगैर शादी के रखें। अब क्या कर लोगे आप, कि आप जानते हो कि बालिग हैं, रह सकते हैं भाई, पत्नी को ऑब्जेक्शन ही नहीं है तो फिर खूब रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे राइट प्रभावित होते हैं सेकंड पत्नी के, उसको राइट नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में, उसको वो अपना हिस्सा नहीं मांग सकती, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो लीगल राइट्स पत्नी के होते हैं वो फर्स्ट पत्नी के ही रहेंगे, ये अंतर पड़ता है। अगर डाइवोर्स लेके करेगा तो फिर जो राइट होते हैं सेकंड पत्नी को वो मिलेंगे। अगर कल के दिन वो पत्नी दूसरी पत्नी को रखना बंद कर दे, पहली पत्नी ने इजाजत दे दी थी रखना बंद कर दे, तो दूसरी पत्नी मेंटेनेंस के लिए बात नहीं कर सकती उस पर, क्योंकि वो पत्नी है ही नहीं, तो मेंटेनेंस कहाँ से मांगेगी। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं उसमें। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें जो आती हैं। अब दूसरी बात आ जाती बच्चों की, कि भाई दूसरी पत्नी के जो बच्चे होंगे क्या उनको राइट नहीं होगा, उनको राइट, उनको जो पारिवारिक संपत्ति होती है, हिंदू में एक्ट पढ़ोगे आप, जो उनकी पारिवारिक संपत्ति जो बाप दादाओं से चली आ रही है उसमें कोई राइट नहीं होगा। अगर सेकंड शादी करके पत्नी की इजाजत से बगैर मतलब डाइवोर्स लिए किया है, तो जो उसकी बाप दादाओं की संपत्ति है जो उनके दादा परदादाओं से चली आ रही, उसमें कोई राइट नहीं होगा। पिता की संपत्ति में होगा उनको राइट, जो पिता ने कमाया है, पिता ने जो कमाया उसकी चाहे जायज हो नाजायज हो सब संतानों में बराबर बटेगा। लेकिन जो बाप दादाओं की संपत्ति चली आ रही है, जो दादा की इनके दादा परदादाओं की संपत्ति चली आ रही है, उनमें जो एक तरीके से जो उनकी बगैर शादी के जो बच्चे हुए हैं या पत्नी की सहमति से शादी करके जो बच्चे उनको राइट नहीं मिलेगा, उसमें जो परिवार की संपत्ति उनमें राइट नहीं मिलेगा। बच्चों को राइट मिलेगा पिता की संपत्ति में। कौन से बच्चों को, जो सेकंड मैरिज से पैदा हुए, ये हो जाती हैं ये चीजें। ठीक है, तो ये परिवार पर शुरू होती है, इसलिए पत्नी के ऊपर है, करना हो करे ना करना हो करे। अब देखिए ये क्या कह रहा है द्विविवाह, ये कह रहा है 494 494
जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसा पति या पत्नी के जीवन काल में होता, तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसमें कितनी सजा है? ये कह रहा है अगर पति या पत्नी दोनों है, दोनों में से कोई भी है जो जीवित है और आप उसके जीवन काल में उसके डाइवोर्स लिए बिना, उससे अगर शादी करते, उससे तलाक लिए बिना उससे शादी करते हो, तो ऐसे में जो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कितनी सजा है? 7, ये याद रखना है, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ये सजा भी याद रखना है। द्विविवाह कितने और कैसा सिद्धांत है? कठोर दायित्व का सिद्धांत। ठीक, द्विविवाह कैसा सिद्धांत? कठोर दायित्व का। इसमें बचाव नहीं मिलता, इसमें जो है बचाव नहीं मिलता साधारणतः कि भैया कर ली, सद्भावना में कर ली। तो कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आता है द्विविवाह, है ना। अपवाद भी है इसका, एक अपवाद लिखा है। अपवाद क्या है? देखिए, इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं हुआ है जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया। ये तो जानते हैं कि अगर किसी का विवाह जो है शून्य घोषित, शून्य लिखना था, अगर किसी का विवाह क्या हो गया है? शून्य घोषित हो गया है, शून्य न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया, तो फिर वो द्विविवाह नहीं माने। जब विवाह ही नहीं बचा तो फिर द्विविवाह कहां से? सीधी सी बात है, विवाह जब शून्य हो गया इसका मतलब विवाह बचा नहीं, जब विवाह है ही नहीं तो फिर दूसरा विवाह की बात ही नहीं आएगी। तो ऐसे मामले में जो है ये नियम लागू नहीं होता। और ना किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से 7 वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है, परंतु यह तब जबकि ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने के पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा विवाह होता है तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी जहां तक कि उसका ज्ञान है दे दे। ये कह रहा है 7 वर्ष वाला, ये अपवाद है। एक तो कि शून्य कर दिया हो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने, दूसरा विवाह के बाद 7 वर्षों से लापता है, पता ही नहीं। 7 वर्ष के बाद आप जानते हो एविडेंस में आपने पढ़ा भी है कि क्या है, उदाहरण कर ली जाती कि मर गया, अब बच्चा ही नहीं है, 7 साल से पता ही नहीं है कहाँ नाप अरेस्ट हो गए, घर में वालों को, बाहर वालों को, मित्रों को, किसी को नहीं पता, तो क्या मान ली जाएगा कि ये मर चुका है। तो इसके बाद अगर कोई पति या पत्नी विवाह कर लेता है तो फिर वो अपराध नहीं होता, लेकिन शर्त यही कि जिस व्यक्ति से भी आप शादी कर रहे हो उसको पूरी डिटेल बताना है आपको, उससे तथ्य नहीं छिपाने कि हमारा विवाह हुआ था, वो बताना पड़ेगा आपको। तो ये ऐसा जो है विवाह द्विविवाह का अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 अपवाद हो गए। तो द्विविवाह कितने में? 494 में 7 वर्ष की इसमें जो है सजा है। देखिए, विवाह संबंधी अपराध है, परिवाद होता है, जो पीड़ित है वो करेगा, या तो दूसरी पत्नी कर दे कि साहब इसने द्विविवाह करा, मुझे बताया ही नहीं, फ्रॉड करा, कपट करा, या जिस इसकी पहली पत्नी वो कर दे परिवाद, या पति ने करा है या पत्नी ने करा तो पति कर दे। ठीक, अब आगे आता है 495। 495 क्या कहता है? वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति को छिपाकर जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है, वही यही अपराध है, ये छिपाकर कर रहा है। मतलब इधर लिख लेते हैं 495, ये क्या कह रहा है? सीधा लिख लेते हैं, द्विविवाह विवाह को पश्चातवर्ती पक्षकार द्वारा पक्षकार से छिपाकर करना। समझ में आ गया आप धारा? मतलब सेकंड पार्टी से छुपा लिया, जिससे दूसरी शादी कर रहे हो ना उसको नहीं बताया कि हम पहले विवाहित हैं और उससे कर रहे हो, तो ये 495 में आ जाता है। अगर आप ये बात छुपाते हो कि आप पहले से विवाहित हो, जबकि आप विवाहित हो, आप कह रहे हो हमारी कोई शादी, फिल्मों में देखो हीरो यही करता है कई, ठीक है, तो ये सारे अपराध हैं। ठीक है, तो ये अपराध कितने में? 495, इसी का रूप है, ये बड़ा हुआ, कोई अंतर नहीं, इसी का रूप है। ये छिपा कर रहे हो, सामने वाली पार्टी को पता ही नहीं कि बेचारा शादीशुदा है, बेचारा तो नहीं कहेंगे, शादीशुदा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? शादी कर लेता है, तो ये अपराध है। इसमें लिखा जो कोई पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध यानी द्विविवाह
अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति को से छिपा कर करेगा जिससे पश्चातवर्ती विवाह की, यानी सेकंड पार्टी जो दोबारा से जो विवाह कर रहा उससे, मैं दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। कितनी सजा है इसमें? इसमें 10 वर्ष हो जाएगी और जुर्माना। अगर सेकंड पार्टी ये साबित कर दे, जिस भी महिला से जिस भी पुरुष से सेकंड विवाह किया गया है वो ये कह दे कि साहब हमको पता ही नहीं था कि ये विवाहित है, इसने हमें बताया ही नहीं, तो ऐसे में वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। किसके खिलाफ? जिसने द्विविवाह किया है। ठीक, तो ये दोनों सेक्शन द्विविवाह से हैं, 794 द्विविवाह, और ये उसको द्विविवाह को छिपाना है। ठीक है, 495 क्या है? द्विविवाह को छिपाना। आप दोनों सेक्शनों को इसलिए याद रखना है कि आगे पीछे की सेक्शन भी पूछी जाए, ये तो पूछा ही जाता है कॉमनली, ये भी पूछा जा सकता है कि भैया द्विविवाह को छिपाकर विवाह करना कहाँ परिभाषित है, कितनी सजा है? तो 495 अगला ही सेक्शन है उसका, 495। ठीक, अब देखिए 496 कहता है विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्व विवाह कर्म पूरा कर लेना। 494 इस 94 तो हो गया, 95 96 96 496 ये कहता है कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। ठीक है, कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। ऊपर क्या था? प्रवंचना द्वारा सहवास करना, और यहाँ कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। ये कपट करके कर रहा है, वहां प्रवंचना करके कर रहा था। देखिए क्या अंतर है। ये कह रहा है जो कोई बेईमानी से या कपट पूर्वक आशय से विवाह होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद द्वारा वह विधिपूर्ण विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। इसमें 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। देखिए दोनों में अंतर क्या था? यहाँ कपट पूर्वक और बेईमानी पूर्ण आचरण है उसका। यहाँ क्या था? कहाँ था ये? प्रवंचना द्वारा सहवास, ये किसी को प्रवंचना करता है, उसको यकीन दिलाता है कि भैया हो गया, और यहाँ वो पूरी क्रियाकलाप कर रहा है जो अपन ने कहा था कि क्रियाकलाप करता है, वो इस धारा में आएगा कि उसने पूरी एक्टिंग करी, बकायदा पंडित वंडित जैसा होता बुलाया, और जबकि उसे पता है कि विवाह विवाह कुछ नहीं कर रहा, मैं तो नाटक कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, वो वाली हरकत है ये। तो इस प्रकार से अगर वो कटवट कर्म पूरा करता है जबकि उसे पता है कि वो विवाह नहीं कर रहा है, आपने देखा होगा सुना होगा भाई, लुटेरी दुल्हन लुटेरे दूल्हे को भग जाते हैं पैसा देके वो लोग। तो ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? कपटपूर्ण तरीके से पैसा जो मतलब जो है विवाह का कर्म कर रहे हैं, पूरा कर्म कांड दिखा रहे हैं, जबकि उनको खुद को पता है कि हम शादी वादी कुछ नहीं कर रहे, हम तो दिखावा कर रहे हैं ताकि सामने वाले का पैसा वैसा लूट लें। तो इस प्रकार से अगर विवाह कर्म पूरा किया जाता है तो इसमें जो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो विवाह कर्म को पूरा करता है। ठीक है, कपटपूर्ण तरीके से। अब एक सेक्शन है 497, ये थोड़ा सा जो है शून्य घोषित हुआ है। 497 जार कर्म, एक मिनट, जार कर्म इसको पढ़ेंगे लेकिन ये शून्य हो चुका है। जार कर्मी है जार। अब जार कर्म होता क्या था पहले ये देख लें। शून्य का मतलब ये नहीं कि हट गई धारा, धारा नहीं हटी, शून्य हो गई, परिवर्तनीय नहीं रह गई। ठीक है, तो जार कर्म क्या होता था? विवाह के विरुद्ध ये भी अपराध है भाई। इसमें क्या था? इसमें ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति जानता है कि किसी की कोई जो है विवाहिता पत्नी है, कोई विवाहिता पत्नी है और उसके संग विवाह कर्म पूरा करता है। ठीक है ना, उसके संग संबंध बनाता है, तो ऐसा अपराध जो है जार कर्म कहलाता। जब सामने वाला व्यक्ति जानता है कि सामने वाले की किसी की भी पत्नी है और उसके संग अगर वो विवाह कर्म करता है पूरा, या उसके संग संबंध बनाता, उसकी स्त्री की, इसमें स्त्री की सहमति होती है। इसमें क्या होता है? स्त्री की सहमति होती है। कुल मिला के ये कह लो पर पुरुष के साथ संबंध बनाना, पति को छोड़ के अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाना, और जो पुरुष संबंध बना रहा है वो इस बात को जानता है कि ये जो स्त्री है किसी अन्य पुरुष की पत्नी है। तो ऐसे अपराध को क्या कहते हैं? जार कर्म कहते हैं। इसमें पीड़ित कौन होता था? इसमें पीड़ित पति होता था। अगर पति की सहमति से है तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, और अगर पति की सहमति नहीं है तो फिर अपराध होता था। इसमें पीड़ित पत्नी, इसमें पीड़ित कौन सा था? पति, इसमें पत्नी की भी सहमति रहती थी। ठीक है,
लेकिन वो सहमति की वजह से पत्नी को दोषी नहीं माना जाता था। इसमें पीड़ित केवल पति होता था और इसमें जो जार कर्म कर रहा है वही व्यक्ति दोषी होता था। इस धारा को जो है आपको जो है 27 दिसंबर 2018 को जो क्या कर दिया गया, न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया। कब घोषित कर दिया? 27 दिसंबर 2018 को, सॉरी 27 दिसंबर 27/12/2018 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने इस धारा को क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। एक मिनट, कौन सा केस था जिसमें घोषित कर दिया? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। ये केस भी याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ, ठीक है। जोसेफ संघ बनाम भारत संघ 2018 का मामला है, ठीक है, लिख ही लिया अपन ने ऊपर 2018। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, ये केस याद रखना है। 2018 के मामले में जो है इस धारा को धारा 14 और 21 का उल्लंघन माना गया। क्या माना गया? धारा 14, सॉरी सेक्शन नहीं, अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन माना गया। अनुच्छेद 14 और 21 का क्या माना गया? इसे उल्लंघन माना गया। अनुच्छेद 14 और 21 का 27/9 है। एक मिनट में देखूं डेट क्या है भाई। 27, सॉरी सर 27/9 है। 27 दिसंबर ही है भाई, 27 दिसंबर 2018 को पारित द्वारा 27 दिसंबर है, 27 सितंबर नहीं है, 27/9/2018। अक्टूबर है, कोई कह रहा है अक्टूबर है, कोई कह रहा है 27/12 ही है, ठीक है, कंफर्म है ये 27/12 है। ना तो सितंबर है और ना आपकी वो है 27/12 है, ठीक है, 9 है। अरे बैरेक्ट छोड़ दीजिए, बैरेक्ट में जो लिखा है इसको सर्च करिएगा केस को, ठीक है। एक काम करिएगा, इसको नेट पे सर्च करिएगा, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, ठीक, को कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देते हैं अपन, अपन केस नाम याद रख लेते हैं, 2018 याद रख लेते हैं। अब इसको क्या करना है आपको? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट सर्च करिएगा, ठीक है। वो जजमेंट आ जाएगा, उसमें जजमेंट की डेट डली होगी कि किस डेट को, जो डेट डली हो वही डेट मानेंगे, ठीक। तो हमारे हिसाब से है इसकी 12 और 27/12/2018, 27 दिसंबर 2018 है हमारे हिसाब से। और इसको आप बाकी नेट पे सर्च करके मिला लीजिएगा, ठीक है। तो डेट छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, ठीक है। इसको बस सर्च कर लेना, मिल जाएगा, कोई दिक्कत, कोई इशू वाली बात नहीं। डायरेक्ट में क्या होता है, प्रिंटिंग की मिस्टेक रहती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, 27/12/2018 है। बाकी आप इसको जो है नेट पर सर्च करके जो है कब निर्णय दिया, कि जिस दिन निर्णय दिए गए उसी दिन। तो इसको क्या माना गया? धारा 14 अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन माना गया, और इसे अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन में क्या कर दिया गया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा। ये भी याद रख लेना, पूछ लेते हैं न्यायाधीशों के नाम। दीपक मिश्रा न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी, तो इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। दीपक मिश्रा ने जो है इसमें जो है जजमेंट दिया, और इनने क्या कहा? पति की सम्मति से किए गए मैथुन को अपराध ना माना जाना। मतलब आप जार कर्म में पीड़ित था पति शिकायत करे तो अपराध, और अगर पति कह दे कि नहीं मेरी सहमति थी तो कोई अपराध नहीं। तो उन्होंने इसी पे टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की उन्होंने कहा कि पति की सम्मति से किए गए मैथुन को अपराध ना माना जाना, जबकि पत्नी की सम्मति से, किंतु पत्नी जबकि पत्नी की सहमति से, किंतु पत्नी की सहमति के अभाव में पत्नी के मैथुन करने वाले को केवल पति के विकल्प पर दंडित किया जाना आभास कराता है कि इस धारा के संदर्भ में पत्नी का जीवन और इच्छा पति के अधीन है। उन्होंने ये माना कि ये तो अपराध ऐसा हो गया कि पत्नी जो है पति के हाथ की कठपुतली हो गई। वो कहता है कि किसी और से संबंध बना लिए तो अगर वो चाहे तो उसको दंडित कराए, चाहे तो ना कराए। मतलब वो कहेगा कि मैं पीड़ित हूं और आप बर्बाद लाता तो दंडित होता है वो व्यक्ति जो पर पुरुष है, और अगर वो नहीं चाहे तो अपराध नहीं। इसका मतलब ये है कि पत्नी उसके हाथ की क्या हो गई है? कठपुतली हो गई है, ठीक है, या कह लीजिए उसकी इच्छा पर निर्भर करती। तो बोले ये भेदभाव करता है ये धारा, ठीक है। ये धारा क्या करती है? उन्होंने कहा भेदभाव करती है, तो बोले इनको हटा दिया। अब कुल मिला के ये समझ लो हटा दिया, क्या नीयत थी कोर्ट की वो कोर्ट जाने, लेकिन इसको हटा दिया उन्होंने।
हाँ इतना जरूर कर सकते थे, इसमें मेरे ख्याल से पत्नी को दंडित बनाना चाहिए था, मेरा ख्याल तुझे कहता है। ठीक है 27, ठीक है 27/9 है तो 27/9 कर लीजिए, 27/9 चेक कर लिया आपने, 27/9/2018। ठीक है 27/9/2018 जो है, आप इसमें भी चेंज कर लेता हूँ, काफी क्या होता है बाद में ध्यान नहीं रहता है। 27/9, ठीक है तो 27/9 इसको कर लीजिए आप, 27/9 है, 27/9/2018। अब देखिए, तो कुल मिला के ये है कि इसमें कायदे से तो जो होता है कि वो सामने वाला तो दिन दिन हो ही रहा है, पत्नी को भी दोषी होना चाहिए, चाहे पुरुष करे चाहे पत्नी करे। वैवाहिक जीवन में इस प्रकार के अगर अपराध किए जाते हैं तो पति पत्नी कोई भी करे, दोनों को दंडित होना चाहिए, कायदे से तो ये होता है। अब एक तरीके से आपने इस तरीके का नियम बना के ये क्या कर दिया, एक तरीके से छूट दे दी कि पति हो चाहे पत्नी हो, बढ़िया आराम से संबंध बनाइए शादी के बाद, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना पति आवाज उठाएगा बस। अब आप कहोगे तो फिर क्या है, फिर यही राइट बचता है कि तलाक लो, और कोई राइट नहीं बचता आपके पास। क्या राइट बचता है आपके पास, केवल तलाक का एक राइट बचता है। इस आधार पर आप क्या कर सकते हो, तलाक ले सकते हो। आप पति है पत्नी है, आपको लगता है किसी अन्य से संबंध है तो उससे तलाक ले सकते हो, उसको दंडित नहीं करवा सकते। अब वर्तमान की स्थिति में क्या कर सकते हो आप, बस केवल तलाक का अधिकार है आपको, जाइए और तलाक का आवेदन लगा जाइए, बस यही आपका क्या बचता है राइट। तो कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से ये होना चाहिए था पत्नी को भी दोषी होना चाहिए और पति तो को भी दोषी होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई अपराध पति पत्नी दोनों करते हैं तो दोनों को इसमें शामिल करना चाहिए और दोनों को दंडनीय बनाना चाहिए, क्योंकि ये विवाह के विरुद्ध अपराध है। ठीक, बाकी कोर्ट जाने। देखिए अब आता है 498, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना, ये बहका कर ले जाना, सेक्शन 498। ये फुसला कर ले जाना या भगा ले जाना कह लीजिए, आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना। कैसे आशय से, आपराधिक, आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना। देखिए जो उस जमाने के कानून हैं, कब के, 1860 के, तो उस जमाने में माना, उस जमाने में स्त्रियां इतनी पढ़ी लिखी हुआ भी नहीं करती थी कि कोई भी ले जाता था बहका के, कोई भी बहका बहकू के ले गए। उसके बाद पढ़ लिखने भी लगी तो भी इतनी पढ़ाई के बाद भी महिलाएं इतनी जो है एक्टिव नहीं हुई, है ना। पढ़ाई लिखाई हो गई, घर में ही पढ़ाई कर ली, बस सब डिग्रियां हासिल कर ली, बैठी, बाहर की दुनिया ही नहीं देखी। कहीं भी जा रहे हैं तो कहीं पापा जा रहे हैं, कहीं मम्मी जा रही है, कहीं भैया जा रहा है, कहीं कोई जा रहा है, मतलब उनको दुनियादारी का ज्यादा एहसास होता नहीं। इसीलिए ये धारा अभी भी चली आ रही है और आज भी लगभग यही करने, हालांकि आज की स्थिति में तो थोड़ी समझदार हो गई, लेकिन फिर भी आज भी यही स्थिति है महिलाओं की। पढ़े लिखे होने के बाद भी वो कभी देखो, आप कोई लड़की अकेले यात्रा नहीं करती, ना अकेले जाना ना, जब तक आप अकेले नहीं जाओगे तब तो कैसे सीखोगे। तो वो इसी वजह से ये धारा है। ये कह रहा है विवाहित स्त्री है, उसको आपराधिक आशय से कोई व्यक्ति फुसला कर ले जाता है, चला जाता है, तो ऐसा अपराध है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है उस, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, यह विश्वास करने का कारण रखता है उस पुरुष के पास से या किसी ऐसी व्यक्ति के पास से जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है, इस आशय से ले जाएगा या फुसला कर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त संभोग करे, या इस आशय से कि किसी ऐसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा कि भी दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगी। कौन से, जो फुसला कर ले जाता है, अगर आप जानते हो कि सामने वाली जो स्त्री है किसी व्यक्ति की पत्नी है, या आपको विश्वास करने का कारण है कि वो शादीशुदा है, किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है, और आप गलत इरादे से, गलत नियत से अयुक्त संभोग करने के लिए उसको क्या करते हो, ले जाते हो, बहला कर ले जाते हो, फुसला कर ले जाते हो, तो उसके लिए जो है आपको 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आपको कम ही सजा है, कम केवल भगाने की सजा है, जो वो अपराध करेगा उसकी अलग मिलेगी उसे। ठीक है, वो अलग, केवल जो भगाने की बात कह रहा है, फुसला के जो ले गए हैं ना, जो भग के ले गए उसकी सजा है। जो वो अपराध करेगा उसकी अलग होगी, जौन सा अपराध बनेगा वो होगी, जौन सा भी बनता है, बलात्कार बनेगा तो बलात्कार लग जाएगा, वो अलग मैटर है। यहाँ तो केवल इसकी बात कर रहे हैं कि जो बहका के ले गया, केवल उतनी ही सजा है, उसी की बात हो रही कि फुसला कर ले गया उसकी सजा है।
ठीक है, तो कभी ये कंफ्यूज मत हुआ करे कि भाई कोई सेक्शन बोले इतनी बड़ी बात कह रहा है लेकिन सजा कम है। सजा तो केवल भगाने की है, बाकी जो कृत्य वो करेगा उसके हिसाब से सजा भोगेगा, वो अलग भोगेगा, ये अलग भोगेगा। ठीक है, तो याद रखें, बहकाकर ले जाने की सजा है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ठीक है, एक केस है इसमें जनेन्द्र नाथ पांडे, जनेन्द्र नाथ पांडे, ये केस जरूरी है। क्या है जनेन्द्र नाथ पांडे का केस? जनेन्द्र नाथ पांडे बनाम क्षितिज चंद्र दुबे वर्सेस क्षितिज, क्षितिज है कि क्षितिज, क्षितिज है, क्षितिज चंद्र दुबे। ठीक है, ये केस है, ये आपका केस है काफी पुराना केस है 1935 का। ये क्या कह रहा था इस केस में, क्या कहा गया कि अगर कोई, यह पति के विरुद्ध क्या, ये क्या माना गया, ये जो अपराध है किसके विरुद्ध है, पति के विरुद्ध, के विरुद्ध। ये उसकी पत्नी बहका के ले जा रहा है तो किसके विरुद्ध अपराध हुआ, पति के विरुद्ध अपराध माना गया। और ये कह रहा है कि यदि ऐसे अपराध में पत्नी की सहमति भी हो तो भी कोई बचाव नहीं। ये कहता है पत्नी की सहमति भी कोई बचाव नहीं। एक मिनट, ये क्या बोला इसमें, अ, पत्नी की सहमति, पत्नी की सहमति भी बचाव नहीं है। इस पति के विरुद्ध अपराध माना गया, इस बात में पत्नी के विरुद्ध अपराध माना गया। और ये माना गया कि अगर पत्नी ने सहमति दे भी दी हो, अपनी मर्जी से भगी हो किसी के साथ, तो भी ये बचाव नहीं है, आप भगा के ले गए, आपको दंडित किया जाएगा। ठीक, यदि पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम है या उसकी सम्मति या इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया है, तो फिर इसमें 300 जो है आपका 366 में व्यभिचार या अपहरण के रूप में भी दंडित किया जाएगा। ये कह रहा है कि अगर पत्नी की एज 18 वर्ष से कम है और उसकी सहमति के बिना ले जाया जाता है बहकाकर फुसलाकर जैसे भी, तो फिर आप में ये अपराध तो बनेगा ही बनेगा, साथ में व्यभिचार और अपहरण का अपराध भी बनेगा। जैसी भी स्थिति हो, व्यभिचार और अपहरण का अपराध भी साथ में बनेगा। कब बनेगा, जब पत्नी की एज 18 वर्ष से कम की हो, किसी की 18 वर्ष से कम की पत्नी है और आप उसको बहका कर ले जाते हैं, तो ये धारा तो लगेगी ही लगेगी, साथ में व्यभिचार या अपहरण का अपराध अलग लग जाएगा। ठीक है, ये भी याद है। और दूसरा, इस धारा के अधीन अपराध, इस धारा को अपराध तभी माना जाएगा जबकि जो व्यक्ति भगा के ले गया है उसका क्या आशय हो, उसमें स्पष्ट लिखा है अयुक्त संभोग करना, अयुक्त संभोग किए जाने के लिए बहका के ले गया हो तो ही ये अपराध लगेगा। बहका कर ले गया, भगा कर ले गया तो उसकी उसमें स्पष्ट लिखा अयुक्त संभोग करने के लिए, तभी ये धारा लगेगी। ठीक है, उसका इरादा हो अयुक्त संभोग करना, तभी ये धारा लगेगी। अब बात आती है, क्या कोई स्त्री इस धारा के अधीन दोषी हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, इस धारा में स्त्री भी दोषी होती है, स्त्री भी दोषी होगी, इस धारा में कोई स्त्री भी दोषी हो सकती है। ठीक है, इस धारा में कोई स्त्री भी दोषी हो सकती है, कोई स्त्री भगवा के ले जाती है। अब आप कहोगे स्त्री कैसे, कोई स्त्री भगा के ले गई, कोई फ्रेंड भगा के ले गई किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनवाने के लिए, तो भी कोई स्त्री भी दोषी हो सकती है। ठीक है, तो इस धारा के दिन कोई स्त्री भी दोषी हो सकती है, जो स्त्री है वो भी दोषी हो सकती है। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष भगा के ले गए, पुरुष ने कहा कि भैया जी, अब कई लोग शायद दो होते हैं ना, ये बताइए। 18 से कम वाली महिला दोषी होगी क्या? इसमें महिला का नहीं लिखा है इसमें कि 18 से कम वाली, ऐसा कुछ लिखा नहीं कि दोषी होगी कि नहीं होगी।
इसमें एक्ट में तो नहीं लिखा है 18 से कम वाली महिला के बारे में कि दोषी होगी कि नहीं, चूंकि 18 से कम वाली महिला होती है तो वो फिर अपराध की उसमें देखा जाता है कंडीशन के भाई किस तरीके से क्या उसकी समझ वगैरह जिस जो फैक्ट लगते हैं ना नॉर्मली वही इसमें लगेंगे, फिर उसमें देखा जाएगा कि उसकी जो क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो यहाँ 1 मिनट कौन सा पढ़ रहे थे, 400। हाँ, तो यहाँ वो स्त्री के दोषी होने की बात नहीं कर रहा है कि जो स्त्री जो पत्नी भगा के ले गया वो काय को दोषी होगी, उसके दोषी की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि ये अपराध जो अपन ने पढ़ा है कि विवाहित स्त्री को फुसला कर ले जाना, तो फुसला कर ले जाने का अर्थ ये नहीं है कि केवल पुरुष ही फुसला कर ले जा सकता है, कोई स्त्री भी फुसला कर ले जा सकती है। ठीक है, ये बात हो रही। तो जो तो जिसको फुसला कर ले जा रहे हैं, जिसके विरुद्ध अपराध हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है उसको क्यों दोषी माना जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति फुसला कर ले जा रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उद्देश्य एक ही है, अयुक्त संभोग बस। चाहे वो पुरुष ले जा रहा हो चाहे स्त्री ले जा रही हो। अब कई लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पुरुष शब्द आया है तो बोले किसी स्त्री से भगवा दो, तो क्या वो स्त्री बच जाएगी जो भी स्त्री ऐसा अपराध में सहभागी बन रही है, तो वो भी दोषी होगी। ये अर्थ है उसका कि ऐसे अपराधों में वो स्त्री को भी दोषी ठहराया जा सकता है। ये नहीं कि साहब वो तो स्त्री एक स्त्री के संग भग गई, एक स्त्री को फुसला के ले गई, तो आप कहोगे नहीं साहब वो तो कैसे बनेगा, कैसे दोषी करोगे, वो तो साहब स्त्री के साथ ही है, पुरुष तो है नहीं। अरे वो स्त्री ले गई, लेकिन वो किस लिए ले गई, किसी की सहायता करने के लिए। उसका जो पूरे फैक्ट आ रहे हैं, ये सारे फैक्ट हैं उसमें, तो वो क्या स्त्री दोषी नहीं होगी, वो स्त्री भी दोषी होगी। ठीक, ये कह रहे हैं। और जहां तक रही बात जो महिला की, वो दोषी नहीं होगी, उसको तो बहका के ले जा रहे हैं, तो वो दोषी नहीं होगी। ठीक, उसके लिए नहीं। अब आता है इसमें 498 अध्याय बी से। अध्याय बी से क्या कह रहा है, पति या पति के नाते द्वारा द्वारा क्रूरता के विषय में, क्रूरता है ये चैप्टर पूछा जाता है किस चैप्टर में क्रूरता। ठीक है, तो चैप्टर का नाम याद रखना, अध्याय बी से क्रूरता से संबंधित है, और धारा कौन सी, 498 ए। 498 ए, ये दोनों याद रखना है, सेक्शन 498 ए में है क्रूअल्टी, और चैप्टर 20 ए में जो है क्रूअल्टी दी गई है। क्रूअल्टी तो आप जानते हो मारपीट वगैरह ये सब है, क्रूअल्टी जो है दी गई है। 1 मिनट, खैर ये कब जोड़ा गया इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन ध्यान रख सकते हैं ये जो अधिनियम है दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 था, उसके अधिनियम संख्या 46 जोड़ा 25 दिसंबर 1983 से प्रभाव में आया। 25 दिसंबर 1983 से 25 दिसंबर 1983 से प्रभावी लागू हुआ, प्रभावी हुआ। ठीक है, ये चैप्टर अलग से। ठीक है, 25 दिसंबर 1983 से क्या हुआ, ये चैप्टर लागू हुआ, यह जोड़ा गया कह लो। ठीक है, अब ये कहता है कि जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, तो कौन कर सकता है ये अपराध, या तो पति करेगा। ये अपराध कौन कर सकता है, पति या पति का नातेदार। पति का नातेदार, पति का नातेदार यानी पत्नी का नहीं, बर पक्ष कह लो, तो पति कर सकता है या उसका नातेदार कर सकता है। ये अपराध क्या करता है, नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। तो इस कह रहा है कि क्रूरता करेगा, तो 3 वर्ष तक का इसमें कारावास दे रहे हैं पति या पति के नातेदार को। कब दे रहे हैं, जब वो पत्नी के साथ क्या करता है, क्रूरता करता है, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। और जुर्माना केवल क्रूरता के लिए है, जी मारपीट करते हैं ना उसके लिए। तो जो मारपीट की जाती, क्रूरता की जाती पत्नी के साथ, कौन कर सकता है, या तो पति करता है या उसके नातेदार रिश्तेदार, माँ बहन भाई जो आते हैं वो सब, उनके ऊपर भी लग सकता है क्रूअल्टी का। ठीक है, तो क्रूरता का अपराध उनके खिलाफ लग सकता है। इसमें कितनी सजा, 3 वर्ष तक का कारावास, और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब क्रूरता का अर्थ इसमें लिखा है नीचे, क्रूरता, क्रूरता का अर्थ खैर पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हो कि इस धारा के प्रयोजन क्रूरता में निम्नलिखित अभिप्रेत है। देखिए क्या कह रहा है, जानबूझकर किया गया है ऐसा कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की, या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को जो मानसिक या शारीरिक गंभीर क्षति, खतरा
कारित होने की संभावना। तो कुल मिला के ऐसा काम करते हो जिससे कोई स्त्री आत्महत्या करने के लिए मजबूर होती है, या उसके शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से ऐसी पीड़ा पहुंचाते हो, ठीक है, शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाते हो या पीड़ा पहुंचाने का खतरा है, तो ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। दूसरा कहता है किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए, या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि वह कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में सफल। तो कुल मिला के ये दहेज की मांग वगैरह हो गई कि आप कोई चीज वस्तु उसके घर वालों को कोस रहे हैं, या कोई चीज नहीं मिली शादी ब्याह में तो उसके लिए आप उसको मानसिक टॉर्चर देते रहते हैं, वो सारी चीजें भी क्रूरता की परिभाषा में आएंगी, ठीक है, जो नहीं मिला उसके लिए कहना, तो ये सब क्या है, क्रूरता की श्रेणी में आएंगे। अब इसमें दो तीन चीजें और देख लीजिए, ये तो इसमें परिभाषा हो गई, इसमें सजा हो गई। अब बात आती है कि अगर इस प्रकार की क्रूरता होती है तो इस अपराध के अधीन जो संज्ञान लिया जाता है, मजिस्ट्रेट जो संज्ञान लेता है, कैसे ले सकता है, क्रूरता वाले जो अपराध हैं इसमें संज्ञान कैसे लिया जा सकता है, तो सबसे पहले तो पुलिस रिपोर्ट पर भी लिया जा सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर भी संज्ञान लिया जा सकता है। अगर पुलिस को सूचना मिलती है इसी क्रूरल्टी हो रही है तो पुलिस रिपोर्ट पर जो है न्यायालय संज्ञान ले सकता है। या पीड़ित पीड़ित विवाहिता है, उसके माता पिता नातेदार वगैरह के परिवार पर, ठीक है, तो परिवार सीधा लिख रहे हैं, दोनों प्रकार से हो सकता है, पुलिस रिपोर्ट और परिवार पर। परिवार कौन कर सकता है, स्वाभाविक सी बात है पीड़िता करेगी, विवाहित जो स्त्री है वो करेगी, या अगर वो खुद करने के लिए सक्षम नहीं है तो उसके नातेदार कर सकते हैं, उसके माता पिता भाई बहन या कोई निकट रिश्तेदार वगैरह है वो आवेदन मतलब परिवार उसकी तरफ से कर सकते हैं। तो परिवार और पुलिस रिपोर्ट दोनों के आधार पर मामला संस्थित किया जा सकता है। उल्टी वाला जो मैटर है, परिवार और पुलिस रिपोर्ट पर दोनों तरफ से मामले को जो है दंड किया जा सकता है। अब एक केस था इसमें, इसकी क्रूअल्टी की जो डेफिनेशन थी उसके आधार पे कोलाबर सत्यनारायण बनाम, ये हालांकि केस नहीं आएगा तो केस तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, केस में ये क्या कहा, कोलाबर का नाम है, केवल कोलाबरम का केस था, बस इतना याद रखें, केस इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इस केस में फैक्ट ये थे, आंध्र प्रदेश का जो है मामला है, इसमें फैक्ट ये थे कि जो जो क्रूअल्टी की परिभाषा है बोले बोले 14 के जो है 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बोले असंगत है और मनमानी पूर्वक है और संवैधानिक है, बोले गलत है ये परिभाषा, मानसिक मानसिक सब तो आपने जोड़ दिया, बोले असंवैधानिक है। तो न्यायालय ने बोला कि भैया ये गैर संवैधानिक नहीं है, क्योंकि क्रूरता को शब्दों में नहीं बांटा जा सकता, क्रूरता एक ऐसी चीज है कि उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। उनने कहा कि भैया बांट दो या फिर बता दो कि क्या क्या क्रूरता है, पत्नी कुछ भी कहने लगेगी, तो उनने कहा ना, ऐसे नहीं बांट सकते, क्रूरता एक ऐसा शब्द है, ऐसी चीज है जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। न्यायालय की ये टिप्पणी थी कि क्रूरता एक ऐसी चीज है जिसको परिभाषित करना असंभव है, उसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो न्यायालय ने क्या कहा कि क्रूरता को परिभाषित नहीं किया, वास्तविकता भी ये है कि क्रूरता को कैसे परिभाषित करोगे आप, क्रूरता कुछ भी हो सकती है, किसी स्त्री को क्रूरता कर रहे हो आप, किसी को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो, वो भी क्रूरता भाई। कई लोग ऐसे होते हैं हंसमुख मिजाज के, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उनसे कुछ भी कह दो उनको नहीं पड़ता, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे सेंसिटिव होते हैं भैया, उनको थोड़ी सी भी बुरा लग जाता है। तो हर आदमी के हिसाब से अलग अलग हो जाता है ना, आपने कुछ कहा और उसने कुछ कर लिया, एक आदमी होता है कि आप कुछ भी कहते हो तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है ना। तो वही है कि क्रूरता का जो है पैमाना कोई निश्चित नहीं है, उसको निश्चित भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आपकी बचती है मानहानि, ये अपन देखेंगे कल, मानहानि का जो है चैप्टर, मानहानि देखेंगे, बस खत्म ही सा है ये आपका, 499 में मानहानि है, ये कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, चलिए।